अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ के गले की वो हड्डी बन चुका है जो ना उगली जाए और ना निगली जाए। दिन ब दिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ शिकंजा सख्त होता जा रहा है। सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी और बानी रुकन तहरीक इंसाफ हामिद जमान की गिरफ्तारी के बाद आज एक खबर यकीनन इमरान खान और उनके पार्टी रहनुमाओं पर बम बनकर गिरी होगी, क्योंकि आज वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा FIA कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद में दर्ज किया गया है। FIR में इमरान खान, सरदार अजहर तारिक, सैफुल्लाह न्याजी, सैयद यूनुस, आबिर गयानी, तारिक रहीम शेख, तारिक शफी, फैसल मकबूल शेख, हामिद जमान और मंजूर अहमद चौधरी को नामजद किया गया है। FIR के मतन में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी का बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, ताहम आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया बयान हल्फी झूठा और जाली है। FIR के मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का निजी बैंक में अकाउंट था जो नया पाकिस्तान के नाम पर बनाया गया। निजी बैंक का मैनेजर भी मुकदमे में नामजद किया गया है। आज वफाकी काबीना का भी अहम इजलास हुआ है, जिसमें तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सख्त इकदामात उठाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास वज़ारत दाखिला की जानिब से पेश की गई 41 करोड़ फंड्स मुहैया करने की समरी खुसूसी तौर पर मंजूर की गई है और ज़राए के मुताबिक फंड्स मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने से निमटने के लिए मुहैया किए गए हैं। वफाकी काबीना ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी होने की भी मजम्मत की है और काबीना के इजलास में ऑडियो लीक्स और सियासी उमूर का जायजा लिया गया है। इजलास के दौरान साइफर गुमशुदगी और मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक जारी तहकीकात पर भी गौर हुआ है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए जहां मीडिया को वफाकी काबीना के इजलास में किए गए फैसलों से कौम को, वहीं उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। इससे पेशतर कि मरियम औरंगजेब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक आपके सामने रखे, उससे पहले रिपोर्टेडली ये बातें भी सामने आ रही हैं कि फेडरल कैबिनेट के इस इजलास के अंदर राना सनाउल्लाह को इमरान खान की गिरफ्तारी का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। बन गई है, आपने तो JIT में पेश होना है, क्योंकि आपने बैरूनी मुल्क, एक सदर ने कहा कि कोई बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हुई। मैं इस बयानिए से अग्री नहीं करता। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रह चुके हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी शख्सियत में से हैं, वो कह रहे हैं कोई मैं बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हुई। ऑडियो जो आई है इमरान खान साहब की, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि इसके साथ खेलना है। अगर बैरूनी मुल्क साजिश हो रही होती तो उसके साथ खेलने की क्या ज़रूरत थी। गुबार ही गुबार है। आलूदा सियासी माहौल मजीद आलूदगी का शिकार हो रहा है। यह आखिरी लड़ाई कितनी तवील है और क्या अंजाम लाएगी खबर नहीं है। दिलचस्प बात तो यह भी है कि वो जो चिलमन से लगे बैठे हैं वो छुप छुप कर मिलते भी हैं और सरेआम कोस भी रहे हैं। पुराने दिन और पुरानी मोहब्बतों के वास्ते और जालिम महबूब कदमों में गिराने के लिए वार भी जारी हैं। चौकीदार से शिकवे और चौकीदारों को धमकियां भी दी जा रही हैं। कल तक जो इमरान खान ताकत के मराकज़ को अपनी ताकत का जरिया समझते थे, आज जब वो ताकत दस्तयाब नहीं है तो एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां बेच रहे हैं। कल तक वो अपनी सियासी मुखालिफिन को चुप कराने के लिए एक सफ़े के ताने देते थे, आज उसी सफ़े की तहरीर बनने की कोशिश में है। कभी गैर मुल्की साजिश और कभी मुझे क्यों निकाला का शिकवा सुनाई दे रहा है। भरे जलसों में कभी न्यूट्रल्स ना होने और कभी थोड़ा न्यूट्रल होने के हल्के फुल्के और कभी जोरों शोर से ताने दिए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत एक बार फिर बंद गली में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है और इस बंद गली में रास्ता कैसे तलाश किया जाए, ना इमरान खान और ना ही उनके दाएं बाएं नजर आने वाले नीम हमकीम खतरा जान वालों के पास है। जालिमाना ज़मीनों वज़ीर आज़म बनाए की दौड़ में हर हरबक जायज़ हो चुका है। इस्लामाबाद पर हमला, धावा, चढ़ाई के नित नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, लेकिन कॉल देने से भी गुरेजा है। हर जलसे में कारकुनान से हल्फ लिया जा रहा है। गोया शक है कि इस लॉन्ग मार्च का हाल भी पुराने लॉन्ग मार्च जैसा ना हो। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये मायूसी है या पसपाई है कि इमरान खान हर जलसे में आकर लॉन्ग कॉल देने से मुताल्लिक कहते तो हैं कि आप तैयारी पकड़े, मैं कॉल दे रहा हूं, लेकिन कॉल अभी तक दे नहीं रहे हैं। चंद दिनों में डेट देने लगा हूं। वोकला से कंफर्म कर रहे हैं कि हम एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जैसे हमें ये परमिशन मिलती है और ये ज्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। मेरी कॉल पे इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए तो फिर से तैयार हो आप मेरे पाकिस्तानियों। जब मैं तुम्हें कॉल दूंगा तुमने निकलना मेरे साथ। सबने इंतजार करनी है, ज्यादा दूर नहीं। आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। जब इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा, अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए आप सबने निकल सारों को तैयारी करवाई है, अपनी सारी तंजीमों को। मैंने अपनी टाइगर फोर्स को कहा तैयार हो जाओ। मैंने आपकी तैयारी चेक कर रहा हूं और जिस दिन मैंने समझा
कि हम तैयार हैं और वो ज्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें, मैं आपको कॉल दूंगा। मैं तैयारी पूरी देख रहा हूं। आज ननकाना साहब में भी इमरान खान ने सबको तैयार रहने का कह दिया है, लेकिन कॉल कोई नहीं दी। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने रटी रटाई तकरीर ननकाना साहब में भी की। ना तो कोई लॉन्ग मार्च का जिक्र हुआ, ना इस हवाले से कोई कॉल सामने आई जिसकी तवक्को थी, और ना ही किसी तारीख का ऐलान हुआ है। लेकिन खान साहब ने यह जरूर बताया कि उनकी कुछ वीडियोस मौजूद हैं जो देखने के काबिल नहीं है। इमरान खान ने कहा है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से गंदी गंदी वीडियोस और ऑडियोस बनाई जा रही हैं। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा है, जरा वो आपके सामने रखता हूं। चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियोस, घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स दिखा रहे हैं, ऑडियो टेप। मैं अदालत में जा रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई? चले, अगर आप सर्वेलेंस भी करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स की, लेकिन उनको लीक करना ये जुर्म है। अब गुज़श्ता चंद रोज से वो इंटेलिजेंस एजेंसी से सवाल कर रहे हैं। माजी में वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के इन ऑडियोज़ को टैप करने को लीगलाइज करार देते रहे हैं, आज सवाल उठा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ दिन के उजाले में धमकियां देते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में चोरी छुपे मुज़ाकरात करते हैं। ये उनकी सियासत थी और आज भी है। इमरान खान एक जानिब तो मज़ामत की बात करते हैं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां देते हैं, वहीं वो जुडिशल कमीशन बन जाने की सूरत में असम्बली में वापस जाने की बातें करते हैं। वो जिस बंद गली में दाखिल हुए हैं उसी बंद गली में निकलने की राहें भी तलाश कर रहे हैं। सदर ममलिकत का दफ्तर उनकी इन्हीं ख्वाहिशात पर इस्तेमाल भी हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ सदर ममलिकत ने निजी टीवी से गुफ्तगू की, एक बार फिर पसे पर्दा मुज़ाकरात होने और इसमें अपना किरदार निभाने पर बात की। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब भी मैंने तनाज़ात के दौरान मुज़ाकरात छोड़ दिए तो हालात ख़राब हो गए, इसीलिए वो मुज़ाकरात के लिए कोशा हैं। साइफर के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की। फ़ौज को जिन अलकाबात से नवाजा गया इमरान खान की तरफ से, उनकी न्यूट्रलिटी से मुतालिक भी कुछ बातें की। गुज़श्ता रोज़ सदर ममलिकत ने उस इंटरव्यू में क्या, अब सदर ममलिकत जो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। अब सवाल तो उठता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी गुड कॉप और बैड कॉप की स्ट्रैटेजी जारी है कि इमरान खान आते हैं, बैड कॉप बन के मज़ामत करते हैं, और गुड कॉप सदर ममलिकत की सूरत में जो इंगेजमेंट पर यकीन रखते हैं, बातचीत पर बिलीव रखते हैं। अब तक ये बात अया हो चुकी है कि इन पसे पर्दा होने वाली मुलाकातों का अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। एब्सोल्युटली नॉट का वाज़ेह इशारा तहरीक इंसाफ को मिल चुका है। सदर ममलिकत कल से पहले भी मुज़ाकरात में किरदार अदा करने का क्रेडिट लेते रहे और पसे पर्दा मुलाकातें कराने में अपनी पार्टी का भरपूर साथ भी देते रहे। अब सदर ममलिकत के इस पार्टिजन रोल के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। इमरान खान से मुतालिक जो आज FIA की कार्रवाई है जिसमें मुकदमे के इंदराज से मुतालिक बातें हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान जो सिलसिलावार जलसे कर रहे हैं, इन मामलात पर भी बात करेंगे। इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एजाज़ साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज ननकाना साहब में भी खूब धुआंधार तकरीर की है इमरान खान साहब ने, जब तमाम तर बयानिए पिट चुके हैं। ना साइफर साजिश का बयानिया कुछ बेहतर तौर पर बेस्ट सेलिंग लगा, ना ही इदारों के खिलाफ जो हर्जा सराई है वो अब बिक पा रही है। अब इमरान खान साहब फिर उसी बयानिए पर आ खड़े हुए हैं जो बयानिया उनका 22 साल स्ट्रगल के दौरान रहा है, और वो है एहतसाब का बयानिया। एहतसाब का बयानिया उनके दौरे इक़्तिदार में पिट जाने के बाद आज भी जब वो ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ लंदन बैठे हुए हैं, मरियम बीबी पर ये केस है, उनके भाइयों के ऊपर ये केसेस है, और फिर वीडियोस चलवाते हैं, आपको लगता है कि अब एहतसाब का बयानिया इमरान खान का लोग उसको बाय करेंगे? नहीं, ये बात आपकी ठीक है। ये PTI और इमरान खान के मुतालिक ये बात ठीक है, और लोग उनसे सवाल करेंगे, ये उनको एक दुश्वारी यकीनन पेश आएगी। एतजाज़ साहब, आप ये नहीं देखते कि असल में यहाँ पर जब जजमेंट्स आती हैं तो पॉपुलैरिटी को भी देखा जाता है कि कौन सा लीडर कितना पॉपुलर है। अभी इमरान खान साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ, फिर कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की हम कॉन्डक्ट से सेटिस्फाइड हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमे का इंदराज हुआ, कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया। तोशाखाना रेफरेंस अपनी जगह पर है, लेकिन ये वारंट जारी होते हैं, कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर पाती। बादी नज़र में दिखाई देता है क्योंकि पॉपुलर लीडर है, पब्लिक साथ खड़ी हुई है, इसलिए गिरफ्तारी मुमकिन नहीं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, और ये अफेक्ट करता है जजेस, जिस तरह जजेस को अफेक्ट करता है कि एक लीडर को अडियाला जेल से सीधा सरूर पैलेस पहुंचा दो, एक महल पहुंचा दो, अडियाला जेल से निकाल के सीधा लंदन पहुंचा दो। ये आप मतलब मुझे जब ये बात मियाँ साहिबान करते हैं ना,
जुल्म की दास्तानें सुनाते हैं, वो मुझे वो कोई कन्विंस नहीं करती। और आज वही कह रहे हैं कि इमरान खान लाडला है। रिपोर्टेडली एतजाज साहब आज कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन हुआ कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का गो एड राना सनाउल्लाह साहब को दे देना चाहिए। आपको लगता है कि राना सनाउल्लाह अब इमरान खान को गिरफ्तार कर पाएंगे? देखिए, इमरान खान लाडला होगा, बिल्कुल लाडला होगा, मेरा उससे कोई ऐसा मामला नहीं है। पर आप कर लें, गिरफ्तार कर लें। अगर इमरान खान के काडर्स में हिम्मत है, अगर उनमें हिम्मत है, तो वो आप एक बनी गला में एक कैदी को रखेंगे, वो बाहर पाकिस्तान में जितने MNAs हैं, MPAs हैं, अगर उनका घेराव करना शुरू कर दिया उन्होंने, ये राना सनाउल्लाह का क्या रह जाएगा, क्या इज्जत इसकी बचेगी? ये तो ऑलरेडी कर रहे हैं सर। होता है। तो इसका मतलब है सर पब्लिक प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है अल्टीमेटली जो प्रिवेल करता है, कानून बाद में। अब देखो मैं यही कह रहा हूँ, मैं इससे आपसे इनकार नहीं कर रहा हूँ आपकी बात का, पर आप एक आइडिया लिए फिर रहे हैं कि जी पब्लिक प्रेशर के बगैर कानून जो है वो उसमें अमल दरामद हो जाएगा। हमने मूवमेंट चलाई किसके खिलाफ? एक आर्मी चीफ के खिलाफ, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, इन यूनिफॉर्म आर्मी चीफ। 2 साल हम मूवमेंट चलाते रहे कि अपने चीफ जस्टिस को बहाल कराना है, और फिर कहीं हम कामयाब हुए, और हमने उसमें सौबतें बर्दाश्त की, हमें जेलें हुई, हमारे वकला थानों के फर्श पे सोते रहे। एक कमिटमेंट थी उनकी। सियासत के अंदर एक प्रिंसिपल आ गया अब कि मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी। हमने देखा है अभी इमरान खान साहब को पॉलिटिक्स करते हुए कि जलसों के अंदर वो मुख्तदिर हलकों पर भी प्रेशर डालते हैं, उनको भी ललकारते हैं, और ऑफ द कैमरा पसे पर्दा ऐवान सदर जो है वो अहम सियासी मुलाकातों का गढ़ भी बना हुआ है। ये बताइएगा ना सर, कॉन्स्टिट्यूशनली कि जो सदर का मनसब है वो बाई पार्टिजन होता है, यानी उसको न्यूट्रल होना चाहिए आजकल की ज़ुबान के अंदर अगर मैं कहूँ, लेकिन ये जो सियासी गढ़ बना हुआ है ऐवान सदर, क्या ये सदर के मनसब की तौहीन नहीं है? इसका तो मुझे ये नहीं है कि ईवान गढ़ बना, ईवान सदर गढ़ है, इसकी मुझे तो कोई तस्दीक नहीं है, पर अगर है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा आइन की खिलाफ वर्जी होगा। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर मुशावरत होनी चाहिए। अब मुशावरत उनसे होनी चाहिए जो पार्लियामान के अंदर भी मौजूद नहीं है, यानी वो फोर्सेस जो पार्लियामान के अंदर भी नहीं है, उनसे मुशावरत का मुतालबा ये जायज़ है? ये जायज़, इसका मैं कोई अर्ज नहीं। मुशावरत का किसी के साथ भी जो है वो जो नाजायज़ नहीं होती, किसी के साथ, सबके साथ होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के साथ होनी चाहिए, चेयरमैन बिलावल के साथ होनी चाहिए, आसिफ जरदारी साहब के साथ होनी चाहिए। और पार्टी में अगर दीगर जीरक लोग हैं, कमर जबान कहरा जैसे, उनसे फैसला ये करना किसने आर्मी चीफ होना है, ये फैसला है वज़ीर आज़म का। ये फैसला कि उसने इस फैसले पे को करने के लिए किसकी राय लेनी है, किससे मशवरा करना है, ये भी वज़ीर आज़म का की स्वाबदीद है। नहीं तो एजाज साहब, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इस पर मुशावरत नहीं करना चाहते तो क्या इस तरह से उनको प्रेशराइज किया जा सकता है कि अगर आप हमारा मुतालबा नहीं मानेंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, लॉन्ग मार्च होगा, वफाकी दारुल-हुकूमत के ऊपर चढ़ाई होगी? नहीं, वो मुतालबा ज़्यादा है, वो मुतालबा ज़्यादा। मशावरत करने पे आप मजबूर नहीं कर सकते सदर को कि वो इमरान खान के साथ मशावरत करे। वो क्यों करे? या वज़ीर आज़म मशावरत करे इमरान खान के साथ। पर अगर वो करना चाहे तो उसमें कोई गैर आईनी बात नहीं, अगर वो करना चाहे, नहीं तो उसको बिल्कुल कोई मजबूर नहीं कर सकता। और वज़ीर आज़म किससे मुशावरत करता है? ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। एतजाज साहब, लास्टली सर, ये जो प्रिंसिपल है कि आप मज़ामत करें और उसके बाद पीछे से मफामत कर ले और रात बना ले अपनी, ये आज भी लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप जलसों के अंदर तो इदारों के खिलाफ बात करते हैं और बिहाइंड द कर्टन्स आप मुलाकातें करते हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट ऑफिस के इस्तेमाल होने की बात कर रहा हूँ, क्या ये दुरुस्त अमर है सर? मुझे ये बताएं, ये किसने इसको वज़ा किया था?
इस प्रिंसिपल को कि मदामत होगी तो मफामत होगी। वो जस्टिफाइड नहीं था ना सर, ये मरियम बीबी का स्टेटमेंट था। आपको याद है ये स्टेटमेंट और ये प्रिंसिपल किसने वजह जी किया? जी, ये मरियम बीबी का स्टेटमेंट था। हाँ, तो फिर ठीक है, वो साबित कर दिया उसने, तो अब बाकी लोग भी उसी तरफ चलने की कोशिश करेंगे, जो चल सकेगा वो उसी तरफ चलेगा। ये तो उन्होंने ही ले डाउन किया, मज़ामत होगी तो मफामत होगी। मज़ामत का यही दिया था तरीक़ेकार के, यही है। और उसने बड़ी दलेराना जंग लड़ी है मरियम ने इन अपने भाइयों को जो भागे हुए थे या अपनी पार्टी को में जान डाली है और उनके काडर्स को इंस्पायर किया है। और मरियम राइटफुली, मैं समझता हूँ कि मेरा हक नहीं है इस पर कुछ कहने का, पर राइटफुली लीड करेगी मुस्लिम लीग नवाज। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देने की बात कर रहे हैं, पंजाब से उनके वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने अपना इस्तीफ़ा सबमिट करा दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए भी है कि पंजाब के वजीर आला इतने इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल देने की बात कर रही है, वो लंदन में बैठे हुए हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या है, क्या कोई डिस्टेंस में कोई कम्युनिकेशन गैप है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। वेलकम बैक। पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने ट्विटर पैगाम पर यह बताया है कि उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया, बल्कि अपना इस्तीफ़ा भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया। अगर प्रोड्यूसर साहब उनका ये इस्तीफ़ा जो उन्होंने हैंड रिटन है, अगर आप ये चला सके तो वो भी आपके सामने और बिल्कुल उस वक्त के जिस वक्त कप्तान कॉल देने की बात कर रहा है, पंजाब के वजीर आला लंदन में है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, ये बड़ा सादा सा सवाल है। हाशिम डोगर साहब जो पंजाब के वजीर दाखिला, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी की पोस्ट पे थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया है, इसकी क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो पिंडी बैठा हूँ, मैं सिर्फ लाहौर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पिछले जो 7-8-10 दिनों में कुछ उनके बयानात को तोड़ मोड़ के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेश किया गया, जिसकी वजह से उनकी अच्छी खासी जो है वो बैशिंग हुई थी। वो मेरा ख्याल है कि उस मीडिया मैनेजमेंट के चक्रों में फंस गए जना, वरना अदरवाइज वो पीटीआई के साथ भी बड़े जनाब लॉयल है, इमरान खान साहब के साथ भी बड़े लॉयल हैं। तो बस मैं अभी आज टीवी में भी यही जना मैं अपना बयान दे रहा था कि ये जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो गया, वजीर दाखिला होम मिनिस्टर हो गया, इसके अलावा 2-3 मिनिस्टर्स को ओपनली मीडिया के सामने पेश होना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से हाशिम डोगर साहब पहली दफा ऐसी मिनिस्ट्री पे फाइज हुए हैं कि जिसको मीडिया जना फेस करना ज्यादा पड़ता है। उस पर थोड़ा सा उनका जना कलमात और अल्फाज को उल्टे सीधे तरीके से पेश करके वो सिचुएशन ऐसी बना दी गई। तो मेरा ख्याल है कि उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बेहतर समझा कि चलो यार, मैं ये वाली मिनिस्ट्री अपने पास ना रखूं। तो चौहान साहब, आप समझते हैं कि उनकी मीडिया हैंडलिंग ठीक नहीं थी, और उनकी मीडिया हैंडलिंग या कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे जो बड़े कंफ्यूजिंग थे, पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हुए नजर आ रहे थे, या जो भी हुआ उसकी ट्विस्टिंग हुई, तो कप्तान का नजला गिरा उन पर, या क़यादत उनसे खुश नहीं थी? कप्तान का नजला नहीं गिरा। वो मैंने आपको बताया ना, वो मीडिया के हवाले से तजर्बेकार नहीं है। आप माशाल्लाह एंकर है, हमने तो पहले 1 महीने में बहुत कुछ सीख लिया था ना, जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे 2018 में। हम तो गैस तबर में सारा कुछ समझ बैठे थे। लेकिन ये जो हाशिम साहब के लिए ये पहला जना ऐसी मिनिस्ट्री थी कि जिसमें हर रोज बयानबाजी थी, और फिर ऐसे क्रूशल हालात के अंदर जब वफाक और सूबे के अंदर जो है एक सियासी जंग छिड़ी हुई है, और जो एक हालात है हकीकी आजादी की जो एक माहौल, उसमें बस वो बयानात उनके तोड़ मोड़ के पेश किए गए। अच्छा, ये नहीं कि उन्होंने उसी इंटेंशन के साथ। अच्छा, ये जहां तक मीडिया हैंडलिंग है, मेरा ख्याल है चौहान साहब वैसे इनको आपसे क्लासेस ले लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं ले सके बेचारे। लेकिन एक तासुर ये है कि ही वाज एक्चुअली द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, और वो कुछ ऐसे जो कुछ बातें हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं, अहकामात हैं, वो मानने को तैयार नहीं थे एज फार एज लॉन्ग मार्च इज कंसर्न्ड। और पंजाब के अंदर जो कुछ चीजें पकड़ दकड़ हो रही है, इस वजह से उन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर लिया। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं तो अब या तो उनसे मिला होता, उनसे बात हुई होती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बेहतर समझा कि अगर मेरी परफॉर्मेंस के हवाले से पार्टी इन क्रूशल हालात के अंदर, जब एक पार्टी जनाब एक बड़ी क्रूशल जंग लड़ रही है, सियासी जंग लड़ रही है, उसके अंदर अगर मेरी पोजीशन ज्यादा खराब होती है, तो मैं अच्छा है कि मैं ये वाली मिनिस्ट्री ना रखूँ। उन्होंने बेहतर समझा होगा। लेकिन उनकी लॉयल्टी
उस पर कोई शक नहीं कर सकता है। लेकिन चौहान साहब देखें ना, 100% इतनी क्रूशल जंग पार्टी लड़ने जा रही है, हकीकी आज़ादी है। खान साहब तो इसको जहाद कहते हैं, और पंजाब जैसे सूबे के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही लंदन बैठे हुए हैं। नहीं, वो अपने इलाज के हवाले से और अपने बहुत से इश्यूज के हवाले से अभी तो कोई ऐसी चीज नहीं ना जो चौधरी परवेज इलाही साहब डील कर रहे हैं ना। रेहान भाई, आपकी सोच से बाहर है कि इस वक्त जो हमारा इक़्तिदार आया, एक वजह 17 जुलाई को इमरान खान साहब का बयानिए की जीत हुई और पंजाब की अवाम ने ज़िमनी इलेक्शनों में इमरान खान साहब को वोट दिया, और उस वजह से। और दूसरा, चौधरी परवेज इलाही साहब ने पिछले 6 महीने जिस अंदाज से पंजाब असेंबली की स्पीकरशिप को इस्तेमाल करते हुए चीजों को बड़ा टेक्टफुली यूज किया और उसको नून लीग को जिद किया, उसकी वजह से जना हमारी यहाँ पे हुकूमत बनी है। वैसे जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया ना चौहान साहब की परवेज इलाही साहब डील कर रहे हैं, तो वो वाकई डील कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा जिस तरीके से डील किया हमारे फेवर में, हम लोगों के फेवर में। देखो जिस तरीके से इस वक्त असेंबली चल रही है, ये तो पुराने कारीगर हैं, ये तो खरीदो फरोख्त के कारीगर हैं, ये तो अभी भी खरीद रहे हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये 50-50 करोड़ रुपया, 1-1 अरब रुपए की ऑफर कर रहे हैं इस वक्त। ये कहते हैं किसी तरीके से 10, 12, 15 जनाब पीटीआई के मेंबर सूबाई असेंबली राजी हो जाए कि वो रिजाइन दे दें। इनको एक बंदा नहीं मिल रहा। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि 41वां सेशन जो है ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, ये टूट ही नहीं रहा है। वो जैसे ही टूटेगा वैसे ही आपकी हुकूमत धड़ाम करके गिर जाएगी। अब रेहान भाई आप खुद बोल पड़े ना, ये अब चौधरी परवेज इलाही साहब की ही सारी मैनेजमेंट है ना, और वो 100% लीगली कर रहे हैं, उसमें इलीगैलिटी कोई नहीं है। 100 दिन 365 दिनों में से वो इजलास होना जाना लीगैलिटी है, लेकिन ये नहीं है कि एक इजलास कितना आसा चलता है, उस पर कोई किसी किस्म का कोई रूल नहीं है। इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, खरीदो फरोख्त करके, अंडर प्रेशर करके, इस अंदाज से जनाब लॉलेसनेस क्रिएट करके और अदम इस्तेहकाम सियासी जनाब पंजाब असेंबली के अंदर और पंजाब के अंदर, तो उसका किसने काउंटर किया हुआ है? चौधरी परवेज इलाही साहब ने काउंटर किया हुआ है। साहब फिर हम ना ही समझे जो 41वां सेशन है वो फिर चलता ही रहेगा। मैं तर्जमान चौधरी परवेज इलाही साहब के, सीएम के, एक चीज आपको क्लियर बता दूं, चौधरी साहब 100% पीटीआई और इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं और कोई माई का लाल उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा चौहान साहब लास्टली, वेरी काइंड ऑफ यू, आपने हमें टाइम दिया। लास्टली सिर्फ ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि परवेज इलाही साहब लंदन में, अभी तो कोई ऐसा माहौल नहीं है लॉन्ग मार्च वाला, तो जो कप्तान कह रहे हैं कि किसी भी टाइम कॉल कैन कम एट एनी टाइम, तो आप समझते हैं कि अभी तो ये मुस्तकबिल करीब में तो कोई कॉल नहीं आ रही मार्च की? अगर आनी होती तो चौधरी साहब लंदन में ना होते। लेकिन कॉल आएगी। इमरान खान साहब ने ना इस ताश की गेम के पत्ते ना अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं। ये जो इस वक्त लॉन्ग मार्च की जो ताश की गेम है ना, उसके सारे पत्ते इमरान खान साहब अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं। तो उन्होंने जब वो सीने से उतार रहे हैं ना, तो अभी इनके होश उड़े हुए हैं। देखे पूरा इस्लामाबाद जनाब, वहां पे 2-2.5-3 हजार कंटेनर आ गए, अफरा तफरी मिची हुई है। राना सनाउल्लाह गायब है, उसकी बड़के गायब है। वो जो पानी से पकौड़े तला करता था हर रोज बड़के मार के, पिछले 6-7 दिन से कोई बड़क सुनी आपने? वो बड़के खत्म हो गई। वो बेचारा अपने परेशानी में, उसके पीछे पुलिस आ रही है जना, वो उसको गिरफ्तार करने फॉरेन फंडिंग केस पे इमरान खान को गो हेड की गिरफ्तारी का गो हेड राना सनाउल्लाह को दे दिया आज कैबिनेट ने। वैसे चौहान साहब तो सर 6 महीने से सुन रहे हैं यार रेहान भाई, 6 महीने से सुन रहे हैं इमरान खान नाहल होने वाला है, इमरान खान गिरफ्तार होने वाला है, इमरान खान की सियासत खत्म होने वाली है, इमरान खान की जनाब ये आ रही है ऑडियो, इमरान खान की ये वीडियो आ रही है। लेकिन हर एक एक्ट के बाद इमरान खान और पॉपुलर होता है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था जिनके ऊपर अल्लाह का करम हो उनके रास्ते में रुकावट मत बनो। वासिफ अली वासिफ बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, तो अल्लाह का करम है इमरान खान के ऊपर, उसके रास्ते में रुकावट। वैसे जाते जाते ना सर, मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी है, वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह साहब का एक और कॉल है। वो कहते हैं जिस काम को खत्म करना चाहते हो उसको शुरू कर दो। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर आपने वाकई ये मार्च वार्च करना है तो इसको करें, शुरू तो करें ना सर। क्या आगे आगे देखिए अब होता है क्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त के लिए। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं हाशिम डोगर का इस्तीफा असल में मीडिया मैनेजमेंट उन्हें नहीं आती थी और मीडिया मिस हैंडल हुआ है, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी गई जिसकी वजह से इस्तीफा। बहरहाल ये वो कह रहे हैं, असल कहानी तो कुछ और ही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार अमेरिका के लिए परवाज़ भर चुके हैं वाशिंगटन में। IMF वर्ल्ड बैंक से बात करनी है, पाकिस्तान की क्या खुशखबरियां एक्सपेक्ट बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता 22 रोज़ में तकरीबन 22 रुपये डॉलर की कदर में कमी वाक़ हुई है, रुपया कुछ बेहतर हो रहा है, ये सिर्फ डार फैक्टर है या आपको लग रहा है कि रेगुलेटर का किरदार है, रेगुलेटर ने इंटरवीन किया है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अलबत्ता हम सबको खुश होना चाहिए कि अच्छी खबरें हैं कि रुपए की कदर जो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और स्टॉक मार्केट में अलबत्ता ऊपर नीचे का सिलसिला अभी भी जारी है। अलबत्ता थोड़ा सा इजाफा है। इसकी क्या वजूहात हैं? यकीनन इसमें कुछ हद तक तो डार फैक्टर तो ज़रूर होगा। फिर ख्याल ये है कि शायद कुछ दिनों पहले रुपए की कदर के बारे में काफ़ी स्पेकुलेशन हो रहा था और मार्केट में इस तरह की चीज़ें चल रही थी जो कुछ हद तक नामुनासिब थी। हो सकता है कि स्टेट बैंक ने कुछ रेगुलेटरी स्टेप्स लिए हों जिससे कुछ हालात में बेहतरी आई है, मगर सबसे अहम बात यह है कि क्या फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट आया है या नहीं। इसके बारे में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई वाज़े तौर पर इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। खास तौर पे जो बाहर से पैसा आना चाहिए ताकि हम अपने जो साल भर की रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकें, उसमें बहुत कमी आई। ये आदाद-ओ-शुमार बड़े अलार्मिंग हैं। 22.8 अरब डॉलर की डिमांड है, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी नीचे हैं, रेमिटेंसेस भी को 13% नीचे आ गई हैं। हमें इनफ्लोज तो चाहिए हैं, लेकिन इनफ्लोज नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। अभी इसहाक डार साहब वाशिंगटन के लिए रवाना हुए हैं, IMF वर्ल्ड बैंक से इंपॉर्टेंट मुलाकातें भी हैं। आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या अपने अहदाफ को अचीव कर पाएंगे? बात दरअसल ये है कि कुछ अपनी इनिशिएटिव पर हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ इक़दाम किए हैं। जिस तरह उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम की और पेट्रोलियम लेवी को नहीं बढ़ाया। दूसरी तरफ पिछले 1-2 दिन में उन्होंने हमारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसकी जो बिजली की निर्ख है उसको सेट किया है तकरीबन 20 रुपए पर, और उसमें सब्सिडी तकरीबन 90 से 100 अरब तक पहुंच जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये IMF से एग्रीमेंट के काफ़ी हद तक हटके हैं। तो लिहाजा हमें ये कहना कि भाई सैलाब की वजह से हमें तब्दीली करनी पड़ रही है, ये ज़रूर जस्टिफाइड है, मगर वो उस वक्त किया जाए जब IMF से बातचीत पूरी तौर पर हो जाए और टारगेट्स और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रिफॉर्म्स वगैरह जो हम अग्री कर चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी जस्टिफिकेशन तो इसहाक डार साहब ये देते हैं कि मैं IMF को मिफ्ता इस्माइल से बेहतर जानता हूं, 25 साल से मैं उनके साथ एंगेज कर रहा हूं, इसलिए ये मुझ पर छोड़ दें आप। बात दरअसल ये है कि जब वो पिछले मर्तबा 2013 से 2016 तक IMF से उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम किया था, और आपको हैरत होगी सुन के और खुशी भी कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब 16 वेवर्स हासिल कर पाए थे, और उसके नतीजे में ये एक इकलौता प्रोग्राम था जो पूरी तौर पर मुकम्मल हुआ। मगर उस वक्त माहौल कुछ और था। पाकिस्तान की ज़रूरत थी अमेरिका को। दूसरी तरफ जो हमारा रिश्तेदारी है चाइना के साथ वो इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। अब कुछ और बीच में हुआ ये कि पिछली हुकूमत ने एग्रीमेंट को बड़े सीरियस तौर पर वायलेट किया, और उसके नतीजे में आप देखिए कि पिछले दिनों IMF बड़ा स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग रहा है। और उसकी वजह एक और भी है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, अब डिविएशन की गुंजाइश नहीं है। अब तो कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस लग रहे हैं, और उसके बाद आपको पता है कि जब इलेक्शंस का दौर होता है तो उस वक्त कुछ पॉपुलर डिसीजंस भी किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आवाम के लिए कोई ना कोई राह निकालने की कोशिश की जाएगी, जैसे बिजली के नर्ख कम कर दिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई, बावजूद इसके कि IMF की कंडीशंस बड़ी सख्त हैं, लेकिन ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। आप ये समझते हैं कि इसहाक डार साहब ये तो करेंगे, लेकिन वो जो IMF का मामला है या जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनके साथ ये जो नेगोशिएशंस हैं ये फिर बीच में हैंगिंग इन द एयर ही रहेंगी? खुदा न खास्ता देखिए, इस वक्त हालात इस हद तक नाजुक हो चुके हैं, मैं तो कहना भी नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता अगर हम बाहर के जो हमारे पेमेंट्स हैं हम नहीं कर पाए इसी वक्त, तो अफरात ज़र की रफ्तार तो आसमान तक पहुंच जाएगी। अब आप ये देख लिए कि श्रीलंका जिसने डिफ़ॉल्ट किया है
वहाँ अफरात ज़र की रफ्तार 60% से ज़्यादा। डॉक्टर साहब, आपकी एस्टिमेशन क्या है लास्टली, ये एज फार एज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज कंसर्न, इंटरेस्ट रेट को भी हमने अपनी सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया है, जो मॉनेटरी पॉलिसी गुज़श्ता रोज़ अनाउंस की गई है वो भी अपनी जगह पर बरकरार है। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? मतलब डॉलर की जहाँ तक बात है 217 पर आ गया, आपको लगता है 200 से नीचे आ जाएगा? इन्फ्लेशन कहाँ खड़ी होगी? ये इन स्टैट्स को आने वाले दिनों में कॉमनर के लिए कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि रुपए की कदर में तो यकीनन नुमाया तौर पर कमी आई है, मगर अगर इसको आप 200 रुपए से नीचे ले जाते हैं तो जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी करेंसी जो है वो काफ़ी हद तक ओवर वैल्यूड हो जाएगी, और जब वो ओवर वैल्यू होती है करेंसी तो उसके नतीजे में दरामदाद जो हैं वो कम कीमत के हो जाते हैं और उनमें बहुत इजाफा होता है। दूसरी तरफ आपके जो बरामदाद हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।